हेलो एवरीवन, सीयूईटी प्रोग्राम के पहले लेक्चर बायोलॉजी के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। इससे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी पहली यूनिट है और पहली यूनिट का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जीवों में जनन, इसका एक जर्नल आइडिया हम लेंगे। एक जर्नल रिप्रोडक्शन के बारे में एक जर्नल आइडिया हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं, क्योंकि इससे आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें एक चैप्टर है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, इसको समझने के लिए जरूरी है कि उसका एक बेस तैयार हो। और बेस कहाँ तैयार होने वाला है? इस लेक्चर में तैयार होने वाला है। हमें पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं और रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना आसान है। ठीक है, तो वन बाय वन आज हम चर्चा करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स की। तो सबसे पहले जीवों में जनन को हम इस तरीके से समझते हैं कि जीवों में जनन जब होता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में होता है या कभी भी हो सकता है। तो उसको समझने के लिए एक चीज समझनी होगी आपको कि कोई भी जीव जन्म लेता है, ठीक है, और उसकी मृत्यु होती है। ठीक, तो जन्म से और मृत्यु के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। ठीक है, इस लाइफ स्पैन में कई स्टेजेस होती हैं, जिसमें से एक स्टेज है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, ठीक है। एक फेज होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि उसका जनन काल। ठीक है, और एक फेज आता है जिसे हम कहते हैं एजिंग, प्रौढ़ावस्था कह सकते हैं, यानी कि जब कोई भी जीव अपने रिप्रोडक्टिव फेज से निकल जाता है और डेथ से पहले वाला टाइम जो होता है वो उसका क्या कहलाता है? एजिंग कहलाता है। अगर हम ह्यूमंस में इसको समझे और ह्यूमंस में भी स्पेशली फीमेल्स में इसको समझे, तो एक फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव एज में कब से कब तक होती है? जब से उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और जब तक उसमें क्या होता है? मेनोपॉज होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये रिप्रोडक्टिव एज है, ये प्रजनन काल है किसी ह्यूमन बीइंग में भी फीमेल के लिए, उसी तरह ह्यूमन बीइंग में मेल के लिए भी एक अवधि होगी जिसमें वो रिप्रोडक्टिव एज में रहेगा। इसी तरह प्लांट्स में भी होगी और इसी तरह हर जीव में क्षमता होगी जब अपने पूरे लाइफ स्पैन में वो कभी ना कभी इस एज में रहा होगा। ठीक है, तो इस लाइफ स्पैन के इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन, और उसी चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो जीवों में जनन है वो बेसिकली दो तरह का है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी बात होगी तो आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट इन्वॉल्व होगा और एक फीमेल गैमेट। ठीक है, या फिर अगर मैं इनको डिफरेंशिएट ना करूं मेल और फीमेल गैमेट में, तो मैं कहूंगी दो युग्मक इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यानी दो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे। नर और मादा होंगे या नहीं ये हम बाद में देखेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इलैबोरेट करके विस्तार में पढ़ने वाले हैं तब। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लीजिए
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट यानी हिंदी में युग्मनज, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि दो गैमेट या दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का हो सकता है। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि जब गैमेट्स ही इन्वॉल्व नहीं है तो रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है। तो जब हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है यानी अलैंगिक जो जनन है वो कितनी तरीके का हो सकता है और क्या होता है अलैंगिक जनन। जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, जिसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब अलैंगिक जनन जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें से पहला हम पढ़ते हैं विखंडन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजन, ठीक है। फिजन मतलब टूट जाना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, संलयन, ठीक है। यहाँ क्या है? विखंडन, ठीक है, यानी टूट जाना, ठीक है। तो विखंडन दो तरीके का हो सकता है, जिसमें से पहला है द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन। आपने पढ़ा होगा बाइनरी फिजन, ठीक है। और दूसरा है बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन। का मतलब क्या है? जब कोई भी सेल एक से दो में टूट जाए उसे क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। और जब कोई सेल एक हो और उसके बाद मल्टीपल बन जाए, बहुत सारी बन जाए, यानी जब वो टूटे तो दो में ना टूटे बल्कि बहुत ज्यादा में टूट जाए, तो उसको क्या कहते हैं? बहुखंडन। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद में दिखा भी देती हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, अमीबा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा, मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अभी इसमें बहुखंडन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विखंडन कैसे हो रहा है, किसमें? अमीबा में। देखिए ये है अमीबा में द्विखंडन का स्ट्रक्चर, ठीक है। हम जानते हैं अमीबा जो है एक कोशिका से बना हुआ क्या है? जीव है, ऑर्गेनिज्म है, ये केंद्रक है, ठीक है। अमीबा में क्या होता है कि ये जो इसका केंद्रक है ये दो भाग में बंटता है, आगे जाकर इसका साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाता है और एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं? दो अमीबा बन जाते हैं। जिसे कहते हैं बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन। एक अमीबा से दो अमीबा का बन जाना क्या कहलाता है? द्विखंडन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा अमीबा किसका? द्विखंडन का, यानी बाइनरी फिजन का। अब बहुखंडन में क्या होता है? ठीक है, बहुखंडन में क्या होता है उसके लिए समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो आगे भी लेक्चर में हमारे बहुत काम आने वाली है। आपको ये समझना होगा कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं। केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अभी अमीबा के केस में हमने देखा है, हालांकि इसको समझ लेते हैं। देखिए, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, और साइंस में, पूरी बायोलॉजी में कैरियो शब्द जब भी आएगा उसका मतलब ही है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक का टूट जाना यानी दो भागों में बढ़ जाना क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस यानी, काइनेसिस का मतलब अगेन क्या हुआ? टूटना या विभक्त हो जाना दो भागों में, और साइटो का मतलब यहां से यहां पर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब ये तो बहुत बेसिक हो जाएगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक सेल होती है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसमें जो भी कुछ है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस, जब भी कोई सेल एक से दो सेल में डिवाइड होती है
तो उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों ही घटनाएं होती हैं। ठीक है, अमूमन पहले क्या होगा, पहले जो न्यूक्लियस है वो दो भाग में बढ़ जाएगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और वो दोनों सेल अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का दो भागों में बंटना और साइटोकाइनेसिस का मतलब है क्या, साइटोप्लाज्म का दो भागों में बंटकर एक सेल से दो सेल का निर्माण करना। ये एक सेल है, इस सेल में पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन। तो इस सेल में क्या हो गया, ये सेल कुछ ऐसी दिखाई देगी। उसके बाद इसके केंद्रक को हम रेड कलर से बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सेल ऐसी दिखाई देगी। ठीक, दो केंद्रक हो गए। उसके बाद इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होगा और अब ये सेल किस में बढ़ जाएगी, अब ये सेल बढ़ जाएगी दो भागों में, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये सेल एक से कितनी बन गई, दो। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन जब होता है, ये एक प्लाज्मोडियम है। इस प्लाज्मोडियम में कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी इसका न्यूक्लियस क्या होता जाता है, अंदर अंदर डिवाइड होता रहता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके बाद ये वॉल रप्चर हो जाती है और ये हर एक न्यूक्लियस नए इंडिविजुअल को, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इसे कहते हैं बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो द्विखंडन में क्या हो रहा है, एक अमीबा है, एक अमीबा से कितने अमीबा बन रहे हैं, दो अमीबा बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, एक प्लाज्मोडियम है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है, यानी उसमें केंद्रक विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस की घटना होती है। और जब बहुत सारे कैरियोकाइनेसिस हो जाते हैं उसके बाद हर एक न्यूक्लियस बाहर रप्चर होकर निकल जाता है और हर एक न्यूक्लियस नए इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, विखंडन पढ़ा। अगला टाइप देख लेते हैं हम, कलिका। कलिका को हम मुकुट भी कहते हैं या बर्डिंग कहते हैं, इसको बर्डिंग। ठीक है, ये भी एक टाइप है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कलिका या बर्डिंग जो है वो दो तरह से होती है, या तो बहिर्जात या अंतरजात। बहिर्जात का मतलब एक्सोजिनस और अंतरजात का मतलब एंडोजिनस। हम हर टर्म को इंग्लिश हिंदी दोनों में समझते हुए चलेंगे, बहुत जरूरी है। कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि बायोलॉजी या फिर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो टर्म्स हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई आ जाती है। आपको कोई नहीं लिख के देगा अंतःप्रदव्य जालिका, आपको लिखा मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देवनागरी में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें टर्म्स और हर चीज साइंस की दोनों लैंग्वेज में समझ में आनी चाहिए, जिससे हमारा कोई सवाल इसके चलते खराब ना हो जाए कि हमने क्या नहीं किया, थोड़ी सी मेहनत लैंग्वेज पे नहीं की है। तो बहिर्जात और अंतरजात, बहिर्जात और अंतरजात में क्या है, बर्ड का फॉर्म होता है। बर्ड किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और यहाँ पर एक बर्ड निकलेगी, ये बर्ड अलग हो जाएगी, ये ऑर्गेनिज्म एज इट इज है और ये नई बर्ड एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगी। ठीक है, तो बहिर्जात का मतलब क्या है, जब बर्ड किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी जीव के बॉडी के बाहर पैदा हो उसे कहते हैं बहिर्जात कलिका। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, या इसका एग्जाम्पल है यीस्ट। ठीक है, और अंतरजात का मतलब जब बर्ड किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बने। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर बाहर बन रही है बॉडी के तो उसे क्या कहेंगे, बहिर्जात कलिका। अगर अंदर बन रही है तो उसको क्या कहेंगे, अंतरजात कलिका। और इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में भी स्पॉन्जिला,
उसमें क्या बनता है, गेम्यूल बनता है। गेम्यूल या जेम्यूल आपको कई जगह दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये बन रही है कलिका यहाँ, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा में क्या है, आउटर बॉडी यानी बॉडी के बाहर स्पेस में क्या बन रही है, ये बड बन रही है, ठीक है। और ये बड क्या करेगी, अलग हो जाएगी और अलग होकर एक नए हाइड्रा को जन्म देगी। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया बहिर्जात कलिका से नए ऑर्गेनिज्म का बनना, नए जीव का बनना। सेम चीज स्पॉन्ज में क्या होता है, स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें बर्ड कहाँ बनती है, यहाँ बनती है, ठीक है। और फिर ये बर्ड्स जो हैं ये बाहर आके नए स्पॉन्ज को जन्म देती है। ये स्ट्रक्चर है इसका, इसे कहते हैं गेम्यूल या जेम्यूल, कुछ भी कह सकते हैं आप। हिंदी की किताबों में जेम्यूल दिया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है जेम्यूल का, ठीक। अब नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, हाइड्रा के अलावा हमने इसमें एक एग्जाम्पल और देखा, यीस्ट। तो यीस्ट का स्ट्रक्चर ये है, मुकुलन कहते हैं इसको, हमने वहां लिखा भी था मुकुलन, ठीक है, मुकुलन। तो यीस्ट में कैसे होता है, ये यीस्ट है, उसके बाद इसमें एक बाहर, देखिए यहाँ पर भी कहाँ बन रही है, बॉडी के बाहर एक कलिका, एक बर्ड बन रही है। ये बर्ड धीरे धीरे बड़ी होती है और फिर इस पुराने वाली सेल से, यहाँ लाइन दिखाई दे रही है, ये अलग हो जाती है, अलग होके एक नए यीस्ट का निर्माण करती है, ठीक है। तो कलिका वाले में दोनों एग्जाम्पल आ जाते हैं, हाइड्रा और यीस्ट। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, आपको इन्हें याद रखने हैं एग्जाम्पल्स को, क्योंकि सवाल सिर्फ एग्जाम्पल्स पे ही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस में अलैंगिक जनन बर्ड के द्वारा या कलिका के द्वारा होता है, ठीक है। और ऑप्शन दे देगा आपको टिक करना है सही। अगला है अलैंगिक बीजाणु यानी स्पोर्स। स्पोर्स 11वीं क्लास में हालांकि ये सब कुछ पढ़ा जा चुका है, जब हम टेक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, एल्गी फंजाई को अलग अलग स्टडी कर रहे थे, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है चीजें, ताकि इजी हो जाए। बेस पहले से बना हुआ है, 11वीं क्लास में आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर कहीं जरूरत महसूस होगी तो मैं यहाँ आपको 11वीं क्लास का सिलेबस से भी कुछ चीजें समझेंगे हम। हालांकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, CUET में 11वीं का कोई भी चैप्टर इंक्लूड नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी 12th क्लास के सिलेबस की चीजों को समझने के लिए जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी 11वीं क्लास के डिस्कशन की, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो अलैंगिक बीजाणु यानी स्पोर्स। अब अलैंगिक बीजाणु जो स्पोर्स हैं वो दो तरह से हम पढ़ सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में। अलैंगिक चल बीजाणु यानी ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स जैसा कि नाम से ही पता है, ये चल बीजाणु है। चल यानी मोटाइल है, चल बीजाणु का मतलब ही है कि मोटाइल है, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मोटाइल क्यों है ये, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर में ये एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लैजेला, ठीक है। तो फ्लैजेला है तो क्या होगा, जैसे स्विमिंग करते हुए हाथ चलाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसी तरह ये फ्लैजेला जो होते हैं इनको स्विम कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ज़ूस्पोर ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। दूसरा है इसी का कोनिडिया। कोनिडिया का अगर हम देखें, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, या सबसे पहले कोनिडिया के बारे में एक बात समझ लेते हैं कि कोनिडिया की फॉर्मेशन जो होती है वो लीनियर चेन की फॉर्म में होती है। लीनियर चेन फॉर्मेशन यानी रेखीय तरीके से इसकी संरचना होती है, रेखीय चेन के फॉर्म में इसकी संरचना होती है। और अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। किसका, कोनिडिया का, ठीक है। ये जो बन रहे हैं ना, देखिए ये रेखा के फॉर्म में ये जो बन रहे हैं, ये क्या है, ये कोनिडिया है। तो ये पेनिसिलियम है, ये कोनिडिया यहाँ से अलग हो जाएंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे, कोनिडिया। एग्जाम्पल क्या है इसका, पेनिसिलियम।
पेनिसिलियम। ठीक है, और जो इससे पहले हमने देखा था ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास को भी देख लेते हैं एक बार। ये है क्लेमाइडोमोनास, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ये फ्लैजेला है, ये मोटाइल होते हैं, यानी मोटाइल का मतलब ये चल बीजाणु है। ठीक है, तो ज़ूस्पोर जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है क्लेमाइडोमोनास की बात हो रही है, जो मोटाइल है। ज़ूस्पोर का कैरेक्टर ही है वो चल बीजाणु है। ठीक है, और दूसरा है कोनिडिया के थ्रू। कोनिडिया के थ्रू किसमें होता है, एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। ठीक, अब अगले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है तंतु विखंडन, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, मैं डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ। कुछ याद आ रहा होगा आपको 11th क्लास से। ये स्ट्रक्चर किसका है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है। ये स्पाइरोगायरा क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक, फ्रेगमेंट के तौर पर है, और ये फिर विखंडित हो जाता है ऐसे। ठीक, और इससे दो नए स्पाइरोगायरा का निर्माण होता है। इससे दो नए स्पाइरोगायरा का क्या हो रहा है, निर्माण हो। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है तंतु विखंडन या फ्रेगमेंटेशन का। इसका एक और एग्जाम्पल है, हालांकि उस एग्जाम्पल पे काफी डिबेट है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ठीक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और कुछ लोगों का कहना है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं हो सकता है। प्लेनेरिया आपको याद है, एनिमल किंगडम में प्लेनेरिया, इसका नाम प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम का है। ये प्लेटीहेल्मिन्थ, ठीक है ना। तो प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम का ये स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के साथ क्या होता है, सेम चीज, अगर प्लेनेरिया ऐसे विखंडित हो जाए, हालांकि ये एक्सीडेंटली हुआ और फिर क्योंकि ये नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया, इसलिए कहा जाता है कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी अलैंगिक जनन पाया जाता है, वो भी कौन सा, तंतु विखंडन। तो देखा क्या गया कि प्लेनेरिया अगर 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसका हर पार्ट एक नए प्लेनेरिया को जन्म देता है, नए जंतु को जन्म देता है। ये पार्ट एक नए जंतु को देगा, ये पार्ट एक नए जंतु को देगा, और ये पार्ट भी एक नए जंतु को जन्म देगा। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया एग्जाम्पल है। मैं फिर बता देती हूँ कि प्लेनेरिया यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही, वो एक्सीडेंटली ही चाहे फ्रेगमेंटेड हुआ हो, लेकिन वो यहाँ से अगर सेपरेट होने के बाद एक नए जंतु को जन्म दे रहा है, तो वो अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये स्ट्रक्चर है स्पाइरोगायरा का, जो हमने अभी बनाया था। अब देखिए स्पाइरोगायरा, ये इसका फ्रेगमेंट है। इस फ्रेगमेंट को जब ये डिवाइड हो जाता है तो हर फ्रेगमेंट 1, 2, 3 3 पार्ट्स में फ्रेगमेंट डिवाइड हुआ। अब ये फ्रेगमेंट नंबर 1 नए इंडिविजुअल को क्या करेगा, ग्रो करेगा एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंट नंबर 2 भी ग्रो करेगा और 3 भी ग्रो करेगा, यानी एक स्पाइरोगायरा से कितने स्पाइरोगायरा बन गए हैं, 3। अब अगर हम सोचे कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग ही क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन किए जाना, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ही हो रहा है। ह्यूमन में ये प्रोडक्शन कैसे होता है, एक मेल गैमेट मिलेगा फीमेल से, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक फीमेल की बॉडी में रहेगा,
मादा के अंदर से यूट्रस से अटैच रहेगा, उसके बाद फिर वो क्या होता है, उसका जन्म होता है। तो और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ स्पायरोगायरा है, वो बीच से 2 भाग में डिवाइड हुआ और हर नए भाग ने एक नए जीव को जन्म दे दिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टर अगर हम समझे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टर ये भी तो है कि उसमें रिप्रोडक्शन इजी है, शॉर्ट टाइम में होगा, ठीक है, एकदम से हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी की तरह 9 महीने लग रहे हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अंतर ये भी तो हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली आसान है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना। अब है प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी, प्लाज्मोटॉमी किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत आसान है ये। जैसे प्लाज्मोडियम हमने समझा था, उसी तरह का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जितने मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ है उसमें ये वाली फॉर्म में अलैंगिक जनन पाया जाता है। प्लाज्मोटॉमी, जितने भी बहुकेंद्रिक प्रोटोजोआ हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मोटॉमी पाई जाती है। प्लाज्मोटॉमी क्या होती है देख लेते हैं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये एक सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस। मैं आपको बता चुकी हूं कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, ठीक है। अब केंद्रक विभाजन जो होगा, वो केंद्रक विभाजन, उस केंद्रक विभाजन से ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। हम ऐसा करते हैं 12 बना लेते हैं अभी, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, आप कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रक विभाजन होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि हमेशा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले केंद्रक डिवाइड होते हैं, उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पहले कैरियोकाइनेसिस ना होकर, यानी केंद्रक का विभाजन ना होकर, सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अलग कलर से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ कैरियोकाइनेसिस ना होके पहले क्या होगा, पहले यहाँ होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव विभाजन होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव विभाजन, है ना, कोशिका विभाजन लिख दूं, ठीक। ये हो गया साइटोकाइनेसिस पहले। अब साइटोकाइनेसिस पहली बात तो कि नॉर्मल नहीं है। हमने क्या पढ़ा था जब शुरुआत की थी लेक्चर की, कि जब सेल का डिवीजन होना होता है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी केंद्रक विभाजित होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद क्या होगा, वो केंद्रक जब डबल हो जाएगा उसके बाद 2 सेल अलग अलग बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पहले साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो अगर यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियस 12 हैं तो इनके पास कितने कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन में क्या होगा, फिर से यहाँ कितने हो गए थे, 6 और 6, और फिर से यहाँ क्या हो जाएंगे, अब मैं नंबर नहीं लिख के लिख देती हूँ सिर्फ 12 और, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले साइटोकाइनेसिस हो रहा है, एक सेल 2 में डिवाइड हो रही है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन हो रहा है, और एक सेल से 2 सेल बन रही है, ठीक है। और जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसमें था उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन 2 इंडिविजुअल सेल्स में भी है। और इसका एग्जाम्पल है मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ में ऐसा देखने को मिलता है। अब
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में यानी कि अलैंगिक जनन जो पौधों में होता है, उसी में एक अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसे कहते हैं एपोमिक्सिस यानी असंग जनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सीधा सवाल पूछा जाता है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का ही जवाब है, कॉन्सेप्ट भी एक लाइन का है। हम ये जानते हैं कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हमने अभी तक तो नहीं देखा कि मेल बन रहा है, फीमेल बन रहा है, दोनों फ्यूज हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सिंपल क्या हो रहा है, या तो फ्यूजन हो रहा है, फिजन हो रहा है, या बडिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से नया क्या बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, नया जीव बन रहा है। एपोमिक्सिस में क्या होता है, हम जानते हैं कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंटली हम पढ़ेंगे, दो स्ट्रक्चर। जो फीमेल स्ट्रक्चर में हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये, ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ओवरी, और इसके अंदर हम यहां पढ़ेंगे ओव्यूल, ओव्यूल, ठीक है। अंडाशय, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, और ओव्यूल को कहते हैं बीजांड, ठीक है। तो इस ओव्यूल की बात अभी तक तो कहीं भी नहीं हुई है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जरूरत ही नहीं है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करने की, ठीक है। जनन जो अंग है उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं ना हम। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन में जनन कोशिकाओं की बात क्यों करनी है, क्योंकि अलैंगिक जनन का मतलब ही है कि जनन कोशिकाओं की बात नहीं होगी, सिर्फ ऑर्गेनिज्म की ही कोई सेल होंगी जो क्या करेंगी, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगी। लेकिन यहां बात होगी एपोमिक्सिस में ओव्यूल की, ठीक है। क्या ओव्यूल के कुछ टिश्यू यानी ये ओव्यूल कैसा होगा, अनफर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड यानी अनिषेचक, इसमें निषेचन नहीं हुआ है, ठीक है। इसके कुछ टिश्यू किस में बदल जाएंगे, किसका निर्माण करेंगे, बीज का निर्माण करेंगे। अच्छा, हम सब ये बात तो जानते ही है ना कि सीड क्या है, सीड जर्मिनेशन करता है। आप आम की गुठली को मिट्टी में दबा दीजिए, पौधा उग जाएगा, ठीक है। आप गेहूं के बीज को मिट्टी में दबा दीजिए, पौधा उग जाएगा। आप धनिया, सूखा धनिया वो लीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए, पौधा उग जाएगा। वो क्या है, वो सीड है ना, बीज है। तो बीज क्या कर रहा है, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बीज ही तो होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ किसी तरह का फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं हो रहा है, उसके बावजूद किसका निर्माण हो रहा है, सीड का निर्माण हो रहा है। तो एपोमिक्सिस यही एक लाइन का जवाब है इसका। असंग जनन का मतलब है ओव्यूल के टिश्यू का, टिश्यू यानी उतक, उतक, आपको मैं हर एक शब्द की हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रही हूं, ठीक है। ओव्यूल यानी बीजांड, तो बीजांड के कुछ टिश्यू का, कुछ उतक का, किसमें किसको बनाना, सीड को बनाना, बीज को बनाना। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एपोमिक्सिस या असंग जनन। और एपोमिक्सिस में क्या नहीं हो रहा है, मैं यहां लिख देती हूं, निषेचन नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, ठीक है। युग्मक का संलयन नहीं हो रहा है, युग्मक संलयन नहीं हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में ना तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ना ही युग्मक संलयन यानी गैमेट का फ्यूजन यानी सिनगैमी जिसे हम कहते हैं, वो भी नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जब भी दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे उसी के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर वो एम्ब्रियो बाद में एम्ब्रियो जो जाइगोट और एम्ब्रियो बना है उसी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट चीज बनाएंगे। ओवरी क्या बनाएगी, ओव्यूल क्या बनाएगी, बीज कहाँ से बनेगा,
फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये सब होना है, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आगे पढ़ेंगे जनरल। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई गैमेट नहीं बने हैं, ठीक है। अब युग्मक संलयन नहीं हो रहा है तो जाहिर है युग्मक बन भी नहीं रहे हैं, यानी गैमेट्स बन भी नहीं रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, सीड बन रहा है। और सीड क्या है, सीड जर्मिनेशन करता है। सीड क्या होता है, अंकुरित होकर एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो एपोमिक्सिस किसका पार्ट हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इसी तरह एक नई चीज, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट भी कह सकते हैं, या इसको एक इंडिविजुअल तरीके से भी हम देख सकते हैं। एपोमिक्सिस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरह कायिक प्रवर्धन हम पढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को समझने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो कृत्रिम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, उसको तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही हैं, कलम काट के लगा दिया, नया पेड़ उग गया, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ नेचुरली भी हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कुछ कायिक प्रवर्धन नेचुरली हो रहा है, उसमें ह्यूमन इंटरफेयर की जरूरत नहीं है, उनको हम यहाँ देख लेते हैं। तो कायिक प्रवर्धन को हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं, तना, जड़, पत्ती, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेम, फिर बात करेंगे रूट, और अंत में बात करेंगे लीव्स, लीफ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसको, स्टेम को। स्टेम यानी तना। इस स्टेम में जो सबसे पहले हम समझने वाले हैं वो है रनर। रनर का एग्जाम्पल है डूब ग्रास, सुनी होगी आपने, डूब ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। साइनोडोन का नाम है, ठीक है। होता क्या है इसमें, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। अच्छे से बनाएंगे सारे स्ट्रक्चर ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक। ये जो स्टेम है, यहाँ कहीं स्टेम है, इस स्टेम का, ये स्टेम प्रोपोगेट करता है ऐसे, और यहाँ एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है रनर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डूब ग्रास, साइनोडोन कहते हैं उसको, लोकल लैंग्वेज में डूब ग्रास कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अभी हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि एग्जाम में आया हुआ है, ऑफसेट। ऑफसेट, ठीक है। जलकुंभी का नाम सुना है, तो जलकुंभी जिसे क्या कहते हैं हम, बंगाल टेरर भी कहते हैं जिसको, जिसको इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि उसका फ्लावर जो था वो बहुत अट्रैक्टिव था, लेकिन हमें पता नहीं था कि भविष्य में यही हमारे जी का जंजाल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इतनी तेजी से फैलता है। जब शुरू में लाया गया तो उसके फूलों से प्रभावित होकर लाया गया था कि इसका फूल जो है वो बहुत सुंदर है दिखने में। लेकिन फिर देखा गया कि जब वो एक तालाब में उसे डाल दें तो देखते हैं कि बहुत जल्दी वो इतनी तेजी से ग्रो करता है कि पूरे ही तालाब को क्या कर देता है, ढक देता है, और उसका पानी क्या कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। अपने आसपास सबने हमने जलकुंभी देखी होगी, ठीक है। ऑफसेट उसी का तरीका है, उसी में देखा जाता है, लगभग यही संरचना रहेगी उसमें भी, इसी तरह से वो भी फैलते हैं। इसका बल्कि डायग्राम बना हुआ है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है वाटर हैकेंथ, या इसको कहते हैं हम बंगाल टेरर। बंगाल टेरर, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये रहा जल हायसिंथ, ठीक है। और
इसमें भी क्या है, ये देखिए, ये स्टेम है, ये स्टेम यहाँ बढ़ा और इसने नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है वाटर हैकेंथ में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जो एक कायिक प्रवर्धन है, वो किस तरीके से होता है, तो आंसर आपको आंख बंद करके लगा के आना है, ऑफसेट। क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में, नीट में, आईपीएमटी में हमेशा पूछा जाता है। तो आपको या तो बंगाल टेरर दिखेगा या फिर वाटर हैकेन दिखेगा। आपका होमवर्क है, आपको इसका बोटेनिकल नाम देखना है। हिंट दे देती हूँ, ई से शुरू होता है इसका बोटेनिकल नाम, ठीक है। आपको बोटेनिकल नाम इसका खोजना है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में बोटेनिकल नाम भी दिया गया हो, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इसका बोटेनिकल नेम क्या है। ऑफसेट हो गया। थर्ड है हमारा ट्यूबर। ट्यूबर किस में देखने को मिलता है, आप सबने अपने घरों में देखा होगा, बेचारा आलू, और आलू में क्या होती है, आई, ठीक है, आई कहते हैं इसको, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो है। पोटैटो में आई होती है, और ये जो आई होती है बाद में हम देखते हैं इसमें छोटी सी बड निकल जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, जर्मिनेशन पॉइंट ही है, ठीक है। तो ये सब तने से हो रहा है, आलू क्या है, तना है। अगला है फोर्थ, राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल कौन है, जिंजर, अदरक। अगला क्या है, फिफ्थ, बल्ब। अभी मैं सारे डायग्राम आपको दिखाऊंगी, ओनियन में, ठीक है। उसके अलावा भी शक्कर और कॉम, शक्कर और क्रम, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या हो रहा है, स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। इसका डायग्राम देख लेते हैं, जिसमें से एक डायग्राम हमने देखा भी है, ठीक। ये देखिए, ये हो गया हमारा पोटैटो, किसका एग्जाम्पल है, ट्यूबर का, ठीक। ये हो गया हमारा अदरक, राइजोम, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, प्रकंद, राइजोम, ठीक है, प्रकंद। ये हो गया बल्ब, किसमें, ओनियन में, प्याज में, बल्ब, ठीक है। बुलबिल, ये हमारा दिखा रहा है, ये रहा, इसे बुलबिल भी कहा गया है, ये रहा, हिंदी में लिखा हुआ है, कहीं कहीं बुलबिल लिखा होगा या बल्ब लिखा होगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेम के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, ठीक। इसी तरह ये हो गई स्टेम की बात। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हम क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरी चीज हम देखने वाले हैं रूट। रूट का कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए, बहुत आसान सा, स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो। शकरकंद क्या होता है उसमें स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहीं से एक नया शुरू हो जाएगा और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है। तो ये कायिक प्रवर्धन है, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा। इसी का एक एग्जाम्पल शीशम भी होता है, डलबर्गा, शीशम कहीं आ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, बस बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा क्या था, लीफ, ठीक है। लीफ का एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है किसका, ब्रायोफिलम का, ठीक। ये यहाँ पर पत्ती है और पत्ती से यहाँ पर क्या होती है, छोटी छोटी संरचना शुरू होती है निकलनी, फिर जड़ बनती है और उसके बाद इस पत्ती से कई नई पत्तियों के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। तो ये सब क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल है। अब देखिए AIPMT में सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक।
अब क्या दिया गया है, कहा गया है खमीर में चल भी जानू। हमें अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं है और हमें पता है ज़ूस्पोर के एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ज़ूस्पोर के एग्जाम्पल में, याद कीजिए, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, फ्लैजेला वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में हमने पढ़ा था। यहाँ ये गलत हो गया, क्लेमाइडोमोनास में यहाँ क्या दिया गया है, कोनिडिया, जबकि कोनिडिया हमने किस में पढ़ा था, पेनिसिलियम में, ये गलत हो गया। अदरक में कहा गया है पौधे की महीन जड़, जबकि अभी हमने क्या देखा है, राइजोम, राइजोम से हो रहा था ना, प्रकंद जी ने कहा था। प्याज में दिया गया है कंद, कंद यानी बल्ब, देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ कंद दिया है, और देखिए इंग्लिश में क्या दिया है, बल्ब, और बल्ब देखते ही आप टिक कर देंगे इसको राइट, ठीक है। AIPMT में सवाल पूछा गया है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जल कुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है, तो किसके द्वारा होता है, मैंने कहा था आग बंद करके, ऑफसेट यानी टहनी, ये देखिए ऑफसेट, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान देना है। इस क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा बार ये सवाल पूछा गया है, तो पूरी संभावना है। देखिए ये सवाल AMU का है, हालांकि नीट में, AIPMT में भी ये सवाल पूछा गया है। अब कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियों की अगर हम बात करें, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, जब हमने कायिक प्रवर्धन पढ़ना शुरू किया, तो कायिक प्रवर्धन में हमने क्या बात की थी कि घरों में तो हम आमतौर पर देखते ही हैं कि क्या हो रहा है, कटिंग हो रही है, लेयरिंग हो रही है, ग्राफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो उनको एक बार लिख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। क्या क्या होता है, कटिंग होती है, कटिंग करके लगा देते हैं, पेड़ उग जाता है। लेयरिंग होती है, लेयरिंग में अगर आपको ध्यान हो तो इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन, ठीक है। लेयरिंग के अलावा होती है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग उसको टेढ़ा काटा, दूसरी कलम के ऊपर लगाया, उसको मिट्टी से बांध दिया, ऐसा करते थे ना पहले, तो वो सब ग्राफ्टिंग है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और नई चीज है कायिक प्रवर्धन में, कृत्रिम विधियों में, वो आपको ध्यान रखनी है, और वो है माइक्रो प्रोपगेशन, या इसका सिंपल नाम है टिश्यू कल्चर। उतक संवर्धन आपने सुना होगा, ठीक है। टिश्यू कल्चर बेसिकली क्या होता है, टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन, मैंने दोनों नाम इसलिए लिख दिए हैं कि कभी आपसे पूछा जाए इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि नहीं है, है ना, और दे रखा हो माइक्रो प्रोपगेशन और आप लगा के आ जाए, तो माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर का ही एक नाम है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस शुरू भी इसलिए हुई थी एक्चुअली कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं, कोई कहीं उग रहा है, कोई कहीं उग रहा है, लेकिन उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो बहुत सारे, उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, तो उनको हम लेबोरेटरी में उगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंडेंजर्ड हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। अब अगर हम चाहें तो लैब के अंदर हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स का ऐसा कल्चर बनाते हैं जिसके अंदर हम उस प्लांट के छोटे छोटे पीसेस डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्लांट को लाया गया, किसी प्लांट की टहनी को लाया गया, या किसी प्लांट की जड़ को लाया गया, तो उस जड़ से, उस जड़ के इतने से हिस्से से एक पूरे प्लांट का निर्माण किया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर, उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। वो निर्माण लीफ से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, और रूट से भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो कायिक प्रवर्धन की हमने सारी विधियां पढ़ी थी ना, रूट, लीफ, स्टेम, ठीक है, टिश्यू कल्चर में तीनों ही से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। यानी हम एक प्लांट लाएंगे, उस प्लांट की एक लीफ लेंगे, उसको अच्छे से साफ करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, उसके बाद न्यूट्रिएंट बनाएंगे, उस लीफ के 4 टुकड़े करेंगे, उस न्यूट्रिएंट में उसे डालेंगे, हो सकता है उन चारों ही टुकड़ों से एक क्या बन जाए, हमारे पास एक मास मिलेगा हमें। उसके बाद उसको फिर नए कल्चर में, नए मीडियम में हमें डालना होगा, उससे रूट्स बनेंगी, फिर नए में डालना होगा, उससे स्टेम बनेगा, और फिर नए में डालेंगे तो उससे एक पूरा पौधा बनेगा। इस पौधे को हम मिट्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं।
यानी एक लीफ से, सिर्फ एक लीफ से हो सकता है हमें 5 पौधे मिल जाएं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर को समझने के लिए 1-2 इमेजेस देखिएगा गूगल पर, आपके लिए बेहतर है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतनी ही जरूरी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके ऊपर बेस है हमारे आने वाले यूनिट के आगे के चैप्टर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उसी का बेस यहाँ पर तैयार होगा, इसलिए अटेंटिवली आपको ध्यान से समझनी होगी चीजें। तो सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो गैमेट्स के फ्यूजन से यानी युग्मक के संलयन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज। ठीक है, और ये जाइगोट डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में यानी भ्रूण में। ये नाम बड़ा टिपिकल है, युग्मनज। जाइगोट आसान लगता है ना, तो जाइगोट भी लिख सकते हैं, जाइगोट। ठीक, तो यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। गैमेट, और गैमेट से क्या बन रहा है, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। ठीक है, युग्मक, युग्मक से युग्मजन, और युग्मजन से भ्रूण। ठीक है, अब इस रिप्रोडक्शन को, इस जनन क्रिया को, पूरी प्रोसेस को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग क्या है, गैमेट का फ्यूजन तो हो रहा है, यानी युग्मक का फ्यूजन तो, संलयन तो हो रहा है, लेकिन ये गैमेट्स आ कहां से रहे हैं, तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी लैंगिक जनन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि निषेचन से पहले की घटनाएं क्या हैं, पूर्व निषेचन। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि निषेचन के लिए क्या चाहिए, गैमेट, तो पूर्व निषेचन में क्या बन रहे होंगे, गैमेट्स बन रहे होंगे, ये तो डन है बात। ठीक है, दूसरा पार्ट आएगा निषेचन, जिसमें दोनों गैमेट आपस में क्या होंगे, संलयन होगा दोनों गैमेट्स का। और निषेचन के बाद की क्रिया क्या होगी, पश्च निषेचन यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब आ जाते हैं वापस, ये देखिए लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, सम इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पहली घटना है निषेचन पूर्व, दूसरी है निषेचन, और तीसरी है निषेचन पश्चात यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब ध्यान रखना है, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, यानी जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे 3 भाग में बांटकर ही पढ़ेंगे। कैसे, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होना जरूरी है और फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तभी सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। इसको कंप्लीट होने के लिए हमें 3 स्टेजेस समझ में आनी चाहिए। उन स्टेजेस का जो आधार है वो बीच वाली स्टेज है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और हमें समझना है कि निषेचन से पूर्व की घटनाएं क्या हैं, और समझना है निषेचन के बाद की घटनाएं क्या क्या हैं। ठीक है, अब अगर निषेचन से पूर्व की घटनाओं की मैं बात करूं तो मैंने आपसे क्या कहा अभी कि निषेचन पूर्व में पहली घटना क्या होगी, पहली घटना होगी युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस
जेनेसिस, जेनेसिस जहां भी आएगा इसका मतलब बनना, निर्माण होना, ठीक है। तो ये क्या, ठीक है, ये लिखा है गैमेटो और ये लिखा है जेनेसिस, गैमेट का बनना, ठीक है, युग्मक जनन, ठीक। अब जब गैमेट बन जाएंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि गैमेट का फॉर्मेशन अकेला सफिशिएंट नहीं है। गैमेट के बनने के बाद एक गैमेट को दूसरे गैमेट के पास भी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि गैमेट तो अलग अलग जगह बन रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम अभी समझ लेंगे, हो सकता है एक ही जगह बन रहे हो सकता है अलग अलग बन रहे हो, लेकिन मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास भी तो जाना है। तो गैमेटोजेनेसिस के बाद यानी युग्मक के जनन यानी युग्मक के बनने के बाद इस युग्मक को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सेकंड स्टेज होगी युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेट का ट्रांसफर, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना है, निषेचन पूर्व को हमने दो भाग में डिवाइड किया है आगे। पहला है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का बनना, और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, ट्रांसफर, ठीक है। अब इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। अब देखिए, समझना क्या है, युग्मक जनन यानी मैंने कहा युग्मक जनन का मतलब क्या है, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का निर्माण, ठीक है। अब गैमेट बनेंगे कैसे, उसको समझने के लिए हमें एक दो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड क्या कहा मैंने, युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेट ट्रांसफर, ठीक। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमेट्स का बनना, ठीक है। बार बार ध्यान रखना है, निषेचन से पहले दो स्टेजेस में हमने बांटा है, पहली है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, और दूसरी है युग्मक स्थानांतरण यानी युग्मक के बनने के बाद उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। एक एक करके अब हम समझते हैं। उससे पहले गैमेटोजेनेसिस को समझेंगे हम, उससे पहले हमें एक दो टर्म्स समझनी पड़ेगी। वो टर्म्स क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा समयुग्मकी क्या होते हैं। होमोगैमी, इंग्लिश में इसे होमोगैमी कहते हैं या आइसोगैमी कहते हैं। देखिए, जो हमारे गैमेट्स बनते हैं ना, कई बार वो इतने सिमिलर होते हैं कि हम उसको नर और मादा गैमेट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। और कई बार जो गैमेट्स बनते हैं वो इतने एक दूसरे से अलग होते हैं कि हम देखकर बता सकते हैं ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। अगर मैं आपको इस बात को एग्जाम्पल से समझाना चाहूं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी बात, ठीक है। पहले इसको भी देख लेते हैं, विषम युग्मकी, जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि दोनों गैमेट इतने अलग दिखाई देंगे कि हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हेटेरोगैमी, ठीक। अब इसको समझते हैं हम, ये देखिए, ये है क्लेडोफोरा। अब मुझे देखकर बताइए कि क्या आप इन दोनों गैमेट्स को देखकर समझ पा रहे हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, कौन सा नर युग्मक है कौन सा मादा युग्मक? नहीं, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत आइडेंटिकल है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, समयुग्मकी या होमोगैमी, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये है एक शैवाल फ्यूकस, तो क्या ये और ये एक जैसा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, विषम युग्मक। अब ये है ह्यूमन के गैमेट्स, ठीक है, ये क्या है, स्पर्म, शुक्राणु, और ये है एग,
अंड या डिम कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये आइडेंटिकल है? क्या आप इनमें फर्क नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, तो यानी ये गैमेट्स आपस में क्या है? विषम युग्मक। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्लेडोफोरा। इसका एग्जाम्पल अभी के लिए हम एक ही लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, मानव, मानव युग्मक। ठीक है, तो गैमेट्स को हमने दो भागों में समझा कि गैमेट दो तरह के हो सकते हैं। या तो गैमेट समयुग्मक होंगे जो एक जैसे दिखाई देते होंगे, बहुत आइडेंटिकल होंगे, उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाना, अंतर कर पाना मुश्किल है कि कौन सा मेल गैमेट है, कौन सा फीमेल, कौन सा नर युग्मक है, कौन सा मादा युग्मक। या फिर गैमेट इतने अलग होंगे कि हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट्स, और उसको हम कहते हैं हेटेरोगैमी। ये दो टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, होमोगैमी और हेटेरोगैमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए, जीवों में कैसी लैंगिकता होती है। ये तो गैमेट्स की बात हो गई, अब जीवों में किस तरह की लैंगिकता होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके आसपास की एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे और आपको इजीली समझ भी आएगा। द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब होता है बायसेक्सुअल। ठीक है, बायसेक्सुअल, इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं होमोथैलिक, या इसको हम कह सकते हैं मोनोइशियस। कितने सारे नाम। ठीक है, होमोथैलिक को हिंदी में हम कहेंगे समथैलेसी, और मोनोइशियस को हम हिंदी में कहेंगे उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी। ठीक है, अब द्विलिंगी या बायसेक्सुअल है क्या, मैं एक डायग्राम से आपको ये बात इजीली समझा पाऊंगी। प्लांट्स की अगर हम बात करें, ये कोई प्लांट है। ठीक, जब किसी प्लांट पर फीमेल और मेल गैमेट्स दोनों एक ही प्लांट पर हों, यानी कोई ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर हो, तो उसे क्या कहते हैं? बायसेक्सुअल, द्विलिंगी, होमोथैलिक या मोनोइशियस। क्यों कहा? क्योंकि एक ही प्लांट पर है। द्विलिंगी क्यों कहा? क्योंकि दोनों लिंग एक ही प्लांट पर है, इसलिए उसे हमने बाइसेक्सुअल कहा है। और होमोथैलिक या मोनोइशियस इसलिए कहा है क्योंकि एक पर ही दोनों मौजूद है। अब अगर मैं कहूं प्लांट्स में, आपको इसका एग्जाम्पल याद है, आपको पता है, तो इसका जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है प्लांट्स में, वो आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, है ना, चाइना रोज, चाइना रोज, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक, लेकिन क्या एनिमल में भी कोई ऐसा एनिमल आपको याद है जो बायसेक्सुअल होता हो, उभयलिंगी होता हो? बिल्कुल, केचुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एनिमल में केचुआ, और भी हैं केचुआ, उसके अलावा टेपवर्म, टेपवर्म के अलावा जोंक, जोंक इसका एग्जाम्पल है, जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, इसमें एक दो चीजें और ऐड मैं अभी कर रही हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा बाइसेक्सुअल का मतलब है, द्विलिंगी का मतलब है नर और मादा दोनों एक ही प्लांट पर होना या एक ही एनिमल के अंदर होना। ठीक है, तो नर जिसमें प्रेजेंट होगा गैमेट, उसको कहते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट, और मादा जिस पर होगा उसे कहेंगे पिस्टिलेट। ठीक है, इसे हिंदी में लिख देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी, एकदम समझ में आएगा। पुंकेसर और
स्त्री केसर। ठीक है, इसको देख भी लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ये पुंकेसर है। पुंकेसर किससे मिलकर बना होता है? तंतु और परागकोश। ठीक है, इसी के अंदर क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जिन्हें कहते हैं, है ना। तो ये क्या है? स्टेमन है पूरा का पूरा, एक पुंकेसर है ये। ठीक, और ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर किन 3 चीजों से मिलकर बना होता है? वर्तिकार्ग, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ, क्योंकि ये हमें बाद में भी बहुत काम आने वाला है। पिस्टल की बात करी थी ना हमने, पिस्टलेट कहा था, तो पिस्टल कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? वर्तिकार्ग यानी स्टिग्मा, इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं, हिंदी में तो लिखा हुआ ही है, वर्तिका यानी स्टाइल, और अंडाशय यानी ओवरी। ठीक है, तो पिस्टल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? स्टिग्मा, वर्तिकार्ग, स्टाइल, वर्तिका, और अंडाशय यानी ओवरी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये सब क्लियर हो गया? ठीक है, याद हो रहा है ना, धीरे धीरे समझ के चलना है चीजों को एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? बायसेक्सुअल। ठीक है, बायसेक्सुअल का मतलब है, ये प्लांट अगर आपके दिमाग में रहेगी ये इमेज, तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मेल और फीमेल जब एक ही प्लांट पर हो या एक ही एनिमल में हो। ठीक है, केचुए को जब हमने 11th क्लास में स्टडी किया था फाइलम में, तो हमने पढ़ा था उसमें मेल और फीमेल, ठीक है, एक ही जगह था, एक ही केचुए के अंदर पढ़ा था, है ना। तो उसका एग्जाम्पल है केचुआ, टेपवर्म, जोक, और प्लांट्स में उसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी चाइना रोज। ठीक है, अब एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल के अलावा इसे क्या कहेंगे? हेटेरोथैलिक, हेटेरोथैलिक या डाइशियस भी कहेंगे इसे, डाइशियस भी कहेंगे इसे। और इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें, तो इसका एग्जाम्पल देखने से पहले हम देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो फिर से मैं प्लांट ही बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इसमें 2 प्लांट बनेंगे। क्या पढ़ना है? यूनिसेक्सुअल यानी एक पर मेल फीमेल और एक पर मेल, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग प्लांट पर होंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल, एकलिंगी, हेटेरोथैलिक या डायईशियस। और इसके एग्जाम्पल मैं लिख देती हूं। अब इसका एग्जाम्पल एक लिंगी का अगर हम देखें तो ह्यूमंस इसका एग्जाम्पल है, ह्यूमंस। ठीक है, और अगर मैं प्लांट में इसका एग्जाम्पल देखूं तो, अच्छा, ह्यूमंस के अलावा एक और जो कोर्स में बहुत ज्यादा दिया रहता है, कॉकरोच, कॉकरोच, तिलचट्टा, तिलचट्टा। ठीक है, और प्लांट्स में अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में इसका एग्जाम्पल है पपाया, पपाया और डेट पाम, डेट पाम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप सभी लोग अच्छे से देख पाए। ठीक, ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे यहाँ से यूनिसेक्सुअल के, यानी एक लिंगी। ठीक है, तो एक लिंगी का मतलब है जब 2 प्लांट्स पे अलग अलग पे क्या मिलेगा? मेल और फीमेल अलग अलग पर होगा। और बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी का एग्जाम्पल है जब एक ही प्लांट पर दोनों होगा। प्लांट से आप याद रखेंगे तो एनिमल खुद ही आपको याद हो जाएगा, ये डायग्राम याद रहेंगे तो कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बताने जरूरी थे जब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस की। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस जब भी बनेगा तो एक प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, आगे पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आसान है, सिर्फ ये शुरुआत ही थोड़ा सा गैमेटोजेनेसिस ही टफ है। जब युग्मक जनन हो रहा है उसके बाद चीजें इजी हो जाएंगी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन कैसे होता है? कैसे ऐसा होता है कि एक सेल है
और एक सेल से गैमेट बन गया, उस गैमेट में और उसकी सेल में क्या डिफरेंस होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, धीरज के साथ हमें समझना पड़ेगा। देखिए, आपने दो टर्म्स देखी होंगी हमेशा लिखी हुई, 2n और n, ठीक है। इसको कहते हैं द्विगुणित और इसको हम कहते हैं अगुणित। दरअसल जो ये सिंबल है, ये n है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए चीजें समझनी, ठीक है। और एक ले लेते हैं ब्लैंक पेज, ठीक। ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46, ठीक। अब एक सेल है, इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं। 46, ये ह्यूमन का सेल है, ठीक। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने हैं? 46। अब ये दो तरीकों से डिवाइड हो सकती है, कैसे? पहले मैं समझा देती हूँ आपको 2n और n का नंबर। मतलब 46 का मतलब ही है 2n। n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेयर में है। कितने पेयर हैं 46 का मतलब? 23 पेयर, ठीक है। कितना हुआ? 23 पेयर। अगर एक सेल ऐसे है तो मुझे बताइए बिना कुछ कहे कि ये भी ह्यूमन सेल है और यहाँ n लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ना होके कितने होंगे? 23, ठीक। तो ह्यूमन की ही एक सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है वो 2n है, और जब वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, यानी कितने बचते हैं? 23, ये पेयर नहीं है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसे हम क्या कहते हैं? n। यानी ये सेल कहलाती है डिप्लॉइड, और ये सेल कहलाती है हैप्लॉइड। अभी हिंदी में बता चुकी हूं, डिप्लॉइड का मतलब द्विगुणित और हैप्लॉइड का मतलब अगुणित, ठीक है। D का मतलब डबल, H का मतलब हाफ, ऐसे याद रख सकते हैं आप, क्योंकि बार बार हम डिप्लॉइड, हैप्लॉइड या द्विगुणित अगुणित को पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आ गया? अब हमें विभाजन की विधियों को समझना पड़ेगा। क्या है विभाजन की विधि? अब देखिए, ये एक दादाजी है, इन दादाजी के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन है तो कितना रहा होगा? 46। अब दादाजी हैं तो बुढ़ापा आ गया है और बेटे हैं इनके 2। इन्हें अपनी जायदाद को, जो कि हम अभी के लिए ये क्रोमोसोम मान लेते हैं, 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वसीयत कर रहे हैं तो 2 भागों में डिवाइड करेंगे। दादाजी अच्छे दादाजी नहीं कहला रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया पूरी जिंदगी। इनके पास 46 बीघा जमीन मान लेते हैं, फिलहाल 46 बीघा जमीन थी, वो 46 बीघा जमीन 46 बीघा ही रह गई। अब जब 2 बच्चों में इनको बांटा जाएगा तो क्या ये 46 बीघा 23 नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बराबर बंटवारा करना है, काम धाम किया नहीं, संपत्ति जोड़ी नहीं है, तो दादाजी, बैड दादाजी, इन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का आधा आधा दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो गया है? रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? रिडक्शन तो हुआ ही है भाई, ठीक है। अब एक और हैं, वो पड़ोस में रहते हैं, ये वाले दादाजी, इन्हें भी वसीयत करनी थी, लेकिन ये बहुत तेज हैं। इन्हें समझ में आ गया कि अगर मैं अपनी 2 बेटों में अपनी प्रॉपर्टी को बराबर बांटूंगा तो 46 से काम नहीं चलेगा, पहले मुझे और जोड़नी पड़ेगी। अगर मैं उतना ही समृद्ध चाहता हूं, मेरे बच्चे रहें, उनके पास भी उतनी जमीन रहे खेती बाड़ी के लिए, तो जरूरी है कि मैं इस जमीन को थोड़ा बढ़ाऊं। और इन्होंने पहले मेहनत करके 46 बीघा जमीन और खरीदी, ठीक है। और अब इनके पास टोटल 46 और 46 हो गई, और ये 46 और 46 इन्होंने 2 भागों में बांट दी, 2 बेटों को। तो अब इसके पास भी 46 और इसके पास भी 46, ठीक है।
अब देखिए इनिशियली इनके पास 46 और 46 नहीं थी, ये बीच की स्टेज है कहीं पर, यानी इनके पास यहाँ 46 थी, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि मुझे डिवाइड करना है अपने दो बच्चों में, तो इन्होंने यहाँ पर कहीं डिवीजन से पहले जो पैसा जोड़ के रखा था, ठीक है, जो एनर्जी थी उसे पूरा लगाकर 46 और क्या कर दिया, जोड़ लिया 46, नई जमीन खरीद ली। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर इनके पास क्या उतनी ही जमीन है इंडिविजुअली जो इनके एंसेस्टर के पास थी, दादाजी के पास थी, उतनी ही है ना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ लिखूं कि इनके पास, ऊपर वाले में अगर मैं लिखूं तो हाँ एक और चीज, यहाँ 46 है, यहाँ भी 46 है, क्या यहाँ रिडक्शन हो रहा है? नहीं। क्या यहाँ एडिशन हो रहा है? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। लगभग क्या 100% उतना ही है जितना पिता के पास था, दादा के पास था, है ना। इनके तो पिताजी ही हुए। आगे जब ये आगे बढ़ेंगे, ये दादाजी जब अपने बच्चों को इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी, जब ये पोते को देंगे, इनके पोते को, तो देखते हैं क्या होगा, वो बात की कहानियां, अभी हमें इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है, साफ बात ये है। अब अगर मैं कहूं इसके पास n नंबर ऑफ जमीन है, तो यहां कितनी है? यहां है 2n। देख लीजिए, अगर नंबर ऑफ n इक्वल्स टू 23 तो 2n इक्वल्स टू कितनी है? 46। ठीक है, तो जब डिवीजन इस तरीके से हो कि एंसेस्टर सेल से नई सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए, उस डिवीजन को कहते हैं मियोसिस या मियोटिक या अर्धसूत्री विभाजन। और रिडक्शन डिवीजन भी इसे ही कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। ठीक है, अब आ जाइए इस पे, इसमें क्या हो रहा है? इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ है। यहां पर अगर n है या 2n है, तो यहां पर भी क्या है? 2n है, यहां पर भी 2n है। ठीक है, तो इसे कहते हैं माइटोसिस या माइटोटिक या समसूत्री विभाजन। ठीक है, और एक और चीज समझनी है, यहां तो एग्जाम्पल मैंने 2n का लिया, अगर मैं कहूं कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है, यहां सेल है n, डिवीजन के बाद भी है nn, तो यहां कौन सा डिवीजन हो रहा है? हमें बस एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या ये इसका हाफ हो रहा है? नहीं। क्या ये बढ़ रहा है? नहीं। तो कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि दो तरह के विभाजन को हमने समझा है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन में 2n का क्या हो जाएगा? n, और समसूत्री विभाजन में n का क्या रहेगा? n, या 2n का क्या रहेगा? 2n। ठीक है, तो ये क्या है? ये है अर्धसूत्री विभाजन और ये है समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसका क्या लेना देना है अभी गैमेट फॉर्मेशन से, वो हम समझ लेते हैं। दरअसल एल्गी, मोनेरा, फंजाई या फंगी, इन सब में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो n to n होता है। ठीक है, और टेरिडोफाइट से लगा के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लस ह्यूमन बीइंग्स में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो होता है 2n से होगा n, यानी यहां पर जो
बंटवारा है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने रह जाएंगे, आधे। यानी हैप्लॉइड सेल का निर्माण होगा किससे, डिप्लॉइड सेल से। यानी द्विगुणित सेल किसकी रचना करेगी आगे जाके, अगुणित की। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ n है और n ही रहेगा, संरचना पहले से अगुणित है। पेरेंट भी n, आगे जाके डॉटर सेल भी n। ठीक है, तो इससे एक निष्कर्ष तो निकल गया। क्या निष्कर्ष, वो निष्कर्ष ये है कि हमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आया है। और अब हम करेंगे होमवर्क। और होमवर्क क्या है, 2n और ये क्या है n। अब इसको हम फिल करेंगे। यहाँ 46 है 2n में, तो यहाँ कितना है 23। यहाँ 2n में 12 है, तो यहाँ n में कितना होगा 24। 2n 12 है तो n कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ n 21 है तो 2n कितना होगा डबल 42। ठीक है, इसी तरह आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे 78 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 34। 21 यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ रह जाएगा तो 39। ठीक है, उसके बाद ये आपको फिल करना है। यहाँ 19 है, यहाँ कितना हो जाएगा 2n, यहाँ हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये सारा आपको फिल करना है। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट है, यूनियन में जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 8 होते हैं, तो 2n कितने होंगे 16 होंगे। ठीक है, तो कहाँ 1260 आएगा, कहाँ क्या आएगा, ये सब आपको देखना है। इस टेबल को फिल करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेबल को फिल करिए और समझिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या डिफरेंस है। हैप्लॉइड मतलब n, डिप्लॉइड मतलब 2n। बहुत ही सिंपल काम है, ये चुटकी बजा के कर लेंगे आप लोग। ठीक, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है, किस में होता है, हमें पता है अर्धसूत्राणु में, उन्हीं सेल्स में होगा ना। अगर हम इंग्लिश में देख लें मियोसाइट्स में, मियोसिस होगा मियोसाइट्स में, नीट में पूछा गया सवाल है। अगला है, एक अगुणित पौधा किसके द्वारा नर या मादा युग्मक उत्पन्न करता है। ठीक है, एक अगुणित पौधा है, अगुणित का मतलब n, अभी अभी मैंने बताया था। जो युग्मक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, n। ठीक है, अभी अभी हमने देखा। तो कह रहा है कि किसके द्वारा करेगा। ठीक है, इतना डायग्राम बनाते ही सॉल्व हो जाएगा सवाल। कैसे, ये n है, ये भी n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो कौन सा विभाजन है, समसूत्री विभाजन, यानी बी ऑप्शन। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा n होते हैं। ठीक है, और वो जिससे बन रहे हैं भले ही वो 2n हो या n हो, इससे गैमेट बनेगा तब भी n, इससे गैमेट बनेगा तब भी n। तो अगर मुझे गैमेट की या युग्मक की परिभाषा देनी हो तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि युग्मक एक अगुणित कोशिका है, बिल्कुल कह सकती हूँ। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि युग्मक क्या है, युग्मक एक अगुणित कोशिका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर कहीं सवाल में ये पूछा जाएगा क्या युग्मक का निर्माण 2n कोशिकाओं से ही होता है सिर्फ, तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन माइटोसिस। ठीक, अब युग्मक बन गए हैं, गैमेट तो बन गए, मेल और फीमेल, और मेल गैमेट, ये मेल गैमेट स्पर्म है, ये भी n होगा, और ये फीमेल गैमेट है एग, ये भी n, और ये n और n क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। लेकिन फ्यूजन से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो मेल गैमेट होता है वो अधिकतर मोटाइल होता है, चलनशील होता है, चलनशील होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो क्या होता है, वो स्थिर होता है। ठीक है, तो अब मेल गैमेट अगर चलनशील है तो मेल गैमेट को कहाँ पहुंचना पड़ेगा फ्यूजन करने के लिए, फीमेल गैमेट के पास, फिर वो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो।
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बायोलॉजी में जगह जगह, साइंस में आपको जगह जगह एक्सेप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन एक्सेप्शंस पर हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो हमारे सिलेबस की नीड ना हो, जब तक वो हमारे क्वेश्चन की नीड ना हो, ठीक है। तो मेल गैमेट चलनशील है, चलता है वो। अब चलने के लिए उसे क्या जरूरत होगी, किसी मीडियम की जरूरत होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हम कह रहे हैं मेल गैमेट चलेगा, ठीक है, तो फीमेल गैमेट अगर स्थिर है, फीमेल गैमेट तो यहाँ है और मेल गैमेट यहाँ है, इसे यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम जानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में मेल गैमेट तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और यही रीजन है कि जब भी हम देखते हैं नंबर में मेल गैमेट्स हमेशा फीमेल गैमेट से बहुत ज्यादा होते हैं, यानी जो नर युग्मक होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल हम जानते हैं कि स्पर्म काउंट्स जो होता है ह्यूमन बींग्स में, वो नंबर में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में तो एक ही एग, एक ही ओवम रिलीज होता है विद इन अ मंथ, जबकि मेल में नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि मेल जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, वो क्या होता है, चलनशील होता है। फिर वो चाहे पौधों में हो, पौधों में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आप जानते हैं ना कि हम कहते हैं हवा में बहुत पॉलन आ रहे हैं, पॉलन उड़ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर कैसे हो रहा है, एक पॉलन से दूसरे पॉलन पे जाने का इंसेक्ट से हो रहा है। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, फूलों पर बैठते हैं, फिर वहां से पराग कण इकट्ठा करते हैं, अपने पंजों पर चिपका लेते हैं और दूसरे फूल पर बैठते हैं, तो उसको वहां ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन इस पूरी प्रक्रिया में क्या होते हैं, वेस्ट हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हमेशा ज्यादा होगा फीमेल गैमेट्स से, ठीक है। तो युग्मक स्थानांतरण कितनी तरह का हो सकता है, कई तरीकों से हो सकता है, उसको माध्यम की जरूरत होगी, ठीक है। एक बार पहले इसको देख लेते हैं। माध्यम की जरूरत होगी, युग्मक को ट्रांसफर होने में, गैमेट को ट्रांसफर होने में माध्यम की जरूरत होगी। और वो माध्यम क्या हो सकता है, वो जल हो सकता है। जल में मोस्ट जो एल्गी हैं हमारे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब हमारे किस में आते हैं, जल के थ्रू। इनका क्या होता है, ये मोटाइल होते हैं जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वायु, उसके बाद इंसेक्ट्स, और ये हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। तो उसके दूसरे हिस्से में हम समझेंगे कि पॉलिनेशन के लिए जो माध्यम होते हैं वो बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो इस काम को करते हैं, पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, ठीक। अब देखिए जब पॉलिनेशन होता है तो कैसे होता है, अगर दोनों सेक्स एक ही फ्लावर पे हैं, हमने भी पढ़ा था ना, ये क्या था, स्टेमन, यहाँ पॉलन ग्रेन बनेंगे, ये क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। तो पॉलन को यहाँ से यहाँ आना है, तो हो सकता है ये खुद ही आ जाए, हवा हल्की सी फ्लो हो, पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ आ जाए। कई बार मीडियम की जरूरत होती है, वायु की, कई बार वो भी नहीं होती है ना। लेकिन अगर ये डिफरेंट प्लांट पे होगा, ठीक है, एक प्लांट यहाँ है, लेट सपोज एक प्लांट यहाँ है, यहाँ पर मेल बना है और यहाँ पर फीमेल, तो इस मेल पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ आना है, तो इसको किसी ना किसी मीडियम की तो जरूरत होगी ही, है ना। तो ऐसी कहानी है। और जब पॉलन ग्रेन आ जाते हैं कहाँ, स्टिग्मा पर आके बैठते हैं, अभी पढ़ा था ना वर्तिकाग्र, ठीक है, यहाँ आके बैठ जाएगा और ये किसका निर्माण करेगा, पॉलन ट्यूब का, कहाँ तक पहुंचने के लिए, एग तक पहुंचने के लिए। ये पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, जिसमें हम फ्लावर का रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप डायग्राम थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि क्या हो रहा है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आके बैठ जा रहा है, उसके बाद उसमें एक पॉलन ट्यूब बन रही है, वो पॉलन ट्यूब कहाँ तक पहुंचेगी, ये एग है यहाँ पर, तो एग तक पहुंचेगी, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सारी टर्म्स हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं। तो अभी जो फर्टिलाइजेशन है उससे पहले के सारे प्रोसेस हो गए हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो चुके हैं, हमारा युग्मक भी बन गया है, युग्मक का स्थानांतरण भी हो चुका है। अब होना है निषेचन। निषेचन का मतलब सिंपल, कई बार हो चुका है, हम समझ चुके हैं, मेल फीमेल, इनका फ्यूजन, और इनके फ्यूजन से क्या बन रहा है, जाइगोट, और जाइगोट से बाद में क्या बन रहा है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण, ठीक है। अब
ये जो मेल और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना है, इसको हम कहते हैं युग्मक संलयन या सिनगैमी, ठीक है। और सिनगैमी को ही हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। जो प्योर टर्म है वो सिनगैमी है, लेकिन सिनगैमी को फर्टिलाइजेशन भी कह देते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि इसको हम सिनोनिम्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिनगैमी कहें या फर्टिलाइजेशन कहें, हम अभी के लिए एक ही बात मान के चलेंगे, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजेशन है यानी निषेचन है, वो दो तरीकों से हो सकता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। क्या डिफरेंस है? कई बार क्या होता है कि मेल और फीमेल दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है और वो अपने गैमेट्स को बाहर एनवायरमेंट में रिलीज करेंगे। मेल मेल गैमेट्स करेगा, फीमेल फीमेल गैमेट्स करेगा, और वो दोनों गैमेट्स बॉडी के अंदर फर्टिलाइज ना होकर कहाँ फर्टिलाइज होते हैं? बाहर। तो उसको कहते हैं बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्रॉग, फिश, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आंतरिक निषेचन में अगर हम देखें तो आंतरिक निषेचन में तो ब्रायोफाइट से लगाकर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं आंतरिक निषेचन के, क्योंकि वहां फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल याद रहेंगे, इंटरनल के तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतनी समझ है आपके अंदर कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बस एक्सटर्नल के याद रखने हैं। फ्रॉग हैं और कुछ फिशेस, इन सब में कहाँ होता है? बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। अब है अनिषेक जनन। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये एपोमिक्सिस की तरह ही एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है उसका फ्यूजन किसी से नहीं होगा, बल्कि ये फीमेल गैमेट ही यानी मादा युग्मक ही नए जीव को जन्म दे देगी विदाउट सिनगैमी, संलयन नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट एक नए जीव को जन्म दे देगी, और इसका एग्जाम्पल क्या है? रोटिफर्स, कुछ लिजार्ड्स हैं, छिपकलियां, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो मेनली आपको याद रखने हैं पार्थिनोजेनेसिस के, ठीक। अब एक सवाल है, सही जोड़ी को चुनिए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? नारियल, कद्दू, कुल्हड़ा, ये क्या है? पर्तकलिंगी है, एक लिंगाश्रयी है, ठीक है। मधुमक्खी और रोटीफर्स। अच्छा हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें लिजर्ड और एक बहुत इंपॉर्टेंट हनी बी इसका एग्जाम्पल है। मधुमक्खियों में क्या होता है हम जानते हैं, हमने पूरा एपिकल्चर पढ़ा है। तो मधुमक्खियों में क्या होता है, जो फीमेल होता है वही आगे जाके एक नए जीव को जन्म देता है। फर्टिलाइजेशन मधुमक्खियों में नहीं होता है। नो मेल गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए मधुमक्खी और रोटीपर्स में अनिषेक जनन दे रखा है, यानी पार्थिनोजेनेसिस की बात कर रहा है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, हनी बी, रोटीफर्स, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। और ये वेल में वीवी पैरिटी दे रखी है। कुछ कुछ भी देख लेंगे तो समझ में आएगा वीवी पैरिटी क्या होती है, अभी हम देख लेंगे। लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पे हम ये समझ सकते हैं कि हनी बी और रोटीपर्स में पार्थिनोजेनेसिस होता है, यानी ये तो हमारा कंफर्म आंसर है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक वो दे रखा है फ्रॉग और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो सही होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या दे दिया? पिकॉक। आधा ठीक है, पिकॉक नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है पिकॉक में, है ना। तो ये हमारा सही हो गया। अब है युग्मनज, ठीक है। अभी जो इसमें एक एग्जाम्पल था ना वीवी पैरिटी क्या होती है, अभी हम उसको देख लेंगे। अब युग्मनज क्या मतलब? जाइगोट, बहुत टिपिकल है ये वर्ड हिंदी में, है ना। तो ये निषेचन के बाद क्या हो रहा है? एक मेल एक फीमेल गैमेट्स मिले, संलयन हुआ गैमेट्स का, और क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट हमेशा क्या होगा? 2n, क्योंकि हमें पता है गैमेट्स हमेशा क्या होंगे? n, है ना। जब गैमेट्स n होंगे तो n प्लस n कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, है ना। तो जाइगोट 2n होता है, और इस जाइगोट में डेवलपमेंट होकर क्या बनता है? एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है।
और इस प्रोसेस को कहते हैं भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे और कहाँ हो रहा है उसके बिहाफ पर हम इसे समझेंगे अंडप्रजक या सजीव प्रजक। होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, हमने एक देखा ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। लेकिन अगर जाइगोट का डेवलपमेंट का विकास बॉडी के, फीमेल बॉडी के भीतर होगा, बाहर होगा सॉरी, तो उसे हम कहेंगे अंडप्रजक यानी ओवीपैरस। और अगर जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होगा, बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर, उसे हम कहेंगे सजीव प्रजक यानी विविपैरस। विविपैरस, ठीक है। अब देखिए, जो ओवीपैरस होंगे वो एग लेइंग होंगे, वो एग को जन्म देते हैं, और जो विविपैरस होंगे वो सजीव को जन्म देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे चिकन है, ठीक है, जैसे hen है, ठीक, तो वो एग ले करती है, ठीक है, और वो एग भी जो होता है वो एनवायरमेंट में सेफ रहे इसके लिए उस पे बाहर एक बहुत मोटी और बहुत मजबूत लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद, एनवायरमेंट में रहने के बाद, उसमें से हैचिंग ऑफ एग होता है ना, उसमें से एक जीव निकलता है, बच्चा निकलता है ना। लेकिन जो सजीव प्रजक होते हैं, विविपैरस होते हैं, उसमें क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के रूप में होता है, और एम्ब्रियो एक नेटल की फॉर्म लेता है, नियोनेटल, और उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक वो गर्भ में रहता है, और उसके बाद उसका जन्म होता है, डिलीवरी होती है ना। तो उसको हम कहते हैं सजीव प्रजक। और जब एग लेइंग जो होते हैं, जो अंडे को जन्म देते हैं, उनको हम कहते हैं अंड प्रजक, है ना। देखिए, इनमें से कौन सा निषेचन के बाद की घटना नहीं है, ठीक है, सवाल पे ध्यान देना, नहीं है। कर्नाटक सीईटी में पूछा गया सवाल है। फल निर्माण निषेचन के बाद ही होगा, ठीक है। युग्मक जनन, अब बताइए ये किस में पढ़ा था हमने, गैमेटोजेनेसिस, पूर्व निषेचन में, है ना, पूर्व निषेचन में पूछा है। निषेचन के बाद की घटना नहीं है कह रहा है, तो युग्मक जनन ही तो नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्व निषेचन की घटना है ना। हमने समझा था अभी कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो अभी एक चीज और हम समझ लेते हैं, पहले चैप्टर में दी हुई है कि जो ओवरी है उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है। तो प्लांट्स में जो जाइगोट है वो किस में बदलेगा, एम्ब्रियो में, ठीक है। कौन सा डिवीजन होगा, कौन सा नहीं, ये हम देख लेंगे बाद में जब हम आगे स्टडी करेंगे। जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं ओव्यूल, ठीक है, और ये पार्ट हम कहलाती है ओवरी, ठीक है। ओवरी का मतलब है अंडाशय और ओव्यूल का मतलब है बीजांड। तो ओव्यूल चेंज होता है सीड में, और ओवरी चेंज होती है फ्रूट और पेरिकार्प यानी फल भित्ति। तो अभी के लिए आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि सीड इज फॉर्म्ड बाय ओवरी, ओव्यूल, जाइगोट या नन ऑफ दीज, तो ओव्यूल आएगा उसमें, है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। आज का लेक्चर हमारा जो टॉपिक्स हैं लगभग हमने सभी कवर कर लिए हैं, एक बेस बना लिया है। तो अगर एक बार रिवीजन करना हो तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। हमने सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की बात की, उसमें हमने डिफरेंट एग्जाम्पल देखे, उसमें फीजन देखा हमने, उसमें हमने विखंडन के बाद हमने उसमें बडिंग की बात की, है ना, और कई सारे उसमें चीजें हमने देखी विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद हमने एपोमिक्सिस, उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन में भी हमने स्टेम से अलग अलग चीजें देखी, जिसमें जिंजर था, पोटैटो था, फिर हमने रूट से स्वीट पोटैटो देखा, है ना, और लीफ से ब्रायोफिल्लम एग्जाम्पल जो हमने देखा है।
ठीक है, ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोटी मोटी चीजें रिवाइज की हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, पूर्व निषेचन की घटनाएं, निषेचन और पश्च निषेचन, यानी निषेचन से पहले की घटनाएं, निषेचन और निषेचन के बाद की क्रियाएं, है ना। तो उसमें सबसे पहले निषेचन की जो पूर्व निषेचन से पहले की घटनाओं को हमने 2 भाग में डिवाइड किया था, युग्मक जनन यानी युग्मक का बनना, गैमेटोजेनेसिस जिसे कहा, और सेकंड युग्मक स्थानांतरण यानी उन गैमेट्स का ट्रांसफर। फिर हमने निषेचन को समझा और उसके बाद अंत में हमने देखा कि जब सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और उसके आधार पर, जाइगोट के डेवलपमेंट के आधार पर हमने अंड प्रजक और सजीव प्रजक में उसको बांट के समझा। आज का लेक्चर का जो एक आउटलुक ले था वो यही था, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बाइनरी विखंडन द्वारा प्रजनन की अलैंगिक विधि निम्नलिखित में से किनके लिए सामान्य है? बाइनरी फिजन पूछ रहा है, कुछ ये यूकैरियोट, सभी यूकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट, सभी प्रोकैरियोट। तो एग्जाम्पल में हमने प्रोकैरियोट्स तो देखे ही थे, अमीबा, ठीक है, और कुछ यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। सभी यूकैरियोट्स में इम्पॉसिबल है पाया जाना, तो ये भी गलत है, और सभी प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाना असंभव है, तो ये भी गलत है। और हमने कुछ प्रोकैरियोट्स में तो देखा ही है अभी, तो तीसरा ऑप्शन किस में है? इसमें 1 के साथ, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला सवाल, लैंगिक प्रजनन के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। लैंगिक प्रजनन के लिए हमेशा 2 जीव की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। सेकंड, लैंगिक प्रजनन में आमतौर पर युग्मक सम्मिश्रण शामिल होता है, यानी संलयन, ठीक है। लैंगिक प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन कभी नहीं होता है, ठीक है, और लैंगिक प्रजनन के दौरान बाहरी निषेचन एक नियम है। अभी मैंने बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं, तो नियम नहीं है, ये गलत हो गया। इसको अभी छोड़ते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है लैंगिक प्रजनन में आमतौर पर युग्मक संलयन शामिल होता है, आमतौर पर कह रहा है, ठीक है, तो हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हार्ड एंड फास्ट ये भी नहीं है। लैंगिक प्रजनन के लिए हमेशा 2 जीव की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी गलत है। पूछा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन चुनिए, ठीक है, एक सेकंड, इसको अभी रब करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। सही विकल्प हमें चुनना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 और 4, तो 4 जिसमें है वो तो वैसे ही आउट हो जाता है, सही चुनना है हमें। दूसरा दिया गया है 1 और 2, तो इसमें एक और चीज है, तीसरी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्या है, कभी नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बात वो कर रहा है, ठीक है, तो 3 भी हमारा गलत हो जाएगा। कभी ना कभी तो होता ही है, लैंगिक प्रजनन में क्यों नहीं होता? जब 2n सेल होगी उससे जब n बनना होगा तो होगा, जहां जहां जरूरत होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो जहां जहां तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है उसको भी हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए 1 और 2 जिसमें दिया है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल, लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतानें अलैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतानों की तुलना में अधिक भिन्नता प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि? अच्छा ठीक है, हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की तो हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो क्रोमोसोम इन्वॉल्व है ना ही डीएनए, ठीक है, और डीएनए ही क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर से नए नए क्या करता है, कैरेक्टर बनाता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो लैंगिक जनन से संतानें निर्मित होती हैं वो अलैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतानों की तुलना में अधिक भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि लैंगिक प्रजनन एक लंबी प्रक्रिया है, ये रीजन नहीं हो सकता। माता पिता के युग्मकों में गुणात्मक रूप से भिन्न अनुवांशिक संरचना होती है, ये बिल्कुल ठीक है। अनुवांशिक सामग्री 2 अलग अलग प्रजातियों के माता पिता से आती है, ये बिल्कुल गलत है। अलग अलग प्रजातियों का क्या मतलब है, सेम स्पीसीज के ही तो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक प्रजनन में अधिक मात्रा में डीएनए शामिल होता है, ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी देगा। गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिव डिफरेंस जेनेटिक कंपोजिशन, बिल्कुल, क्योंकि एक गैमेट कहां से आ रहा है, मेल से, एक गैमेट कहां से आ रहा है, फीमेल से। तो इन दोनों में अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होकर एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे जिसके कैरेक्टर कुछ अलग ही होंगे। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए।
द्विलिंगी यानी उभयलिंगी जीव केवल जंतुओं में ही देखे जाते हैं? बिल्कुल नहीं, हमने बाइसेक्सुअल किसमें देखा था? हिबिस्कस में। द्विलिंगी जीव केवल पौधों में ही देखे जाते हैं? बिल्कुल गलत है, केवल पौधों में नहीं देखे जाते, हमने केचुए में भी देखा है। द्विलिंगी जीव पौधों और जंतुओं दोनों में देखे जाते हैं? बिल्कुल ठीक है, द्विलिंगी जीव केवल कशेरुकियों में ही देखे जाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। अगला सवाल, जनन विभिन्न प्रकार के होते हैं, एक जीव द्वारा अपनाए गए प्रजनन का प्रकार निर्भर करता है। अच्छा, अब देखिए इसमें जीव के आवास, आकारिकी और शरीर क्रिया विज्ञान, इनमें से जो सबसे ज्यादा सही दिखाई दे रहा है वो आनुवांशिक संरचना भी शामिल रहेगा। तो एक ही स्टेटमेंट में आनुवांशिक संरचना दिया गया है, वही हमारा उत्तर सही उत्तर होगा। असत्य कथन की पहचान कीजिए, हमें गलत स्टेटमेंट बाहर निकालना है। अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संतान माता पिता के समान एकरूपता और आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ठीक है। ज़ूस्पोर लैंगिक प्रजनन संरचनाएं हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ज़ूस्पोर क्या है? ज़ूस्पोर्स हमारे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पर क्या दिया गया है? लैंगिक प्रजनन संरचनाएं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि असत्य पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद की घटना है? ठीक है, निषेचन के बाद की घटना पूछा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पूछा है, ठीक है। पराग कणों का स्थानांतरण निषेचन से पहले होगा, गलत। भ्रूण विकास, ऑब्वियसली निषेचन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ही हमने क्या पढ़ा था? भ्रूण का विकास, जिसको भ्रूणोद्भव कहा था हमने, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब है, एक मक्का के पौधे की प्रोह अग्रभाग कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। कुछ नहीं, ये कह रहा है एक मक्का में जो गुणसूत्र हैं वो 20 है। उसी पौधे की सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? यानी जब ये गैमेट को फॉर्म करेगा तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो 20 ही होगी। हम जानते हैं कि नंबर, जब मदर सेल में उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जब वो गैमेट का फॉर्मेशन करने जाती है। हाँ, गैमेट का फॉर्मेशन करने के बाद 10 हो सकती है ना। तो ये क्वेश्चन हालांकि शायद आप अच्छे से तभी टैकल कर पाए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम इजीली और अच्छे से इसको क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगली बार से हम हर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे जिनका आंसर आपको ढूंढना होगा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, जितना पढ़ाया उसको बार बार देखिए, और अपनी टैक्सोनॉमी वाले चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करिएगा ताकि आगे लेक्चर्स में हमें इजी हो जाए। तब तक के लिए बी सेफ। थैंक यू।